हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा जब एक किंग खुद अपना ताज छोड़ने का फैसला कर ले, और क्या होगा जब सबसे भरोसेमंद दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन निकले। परफेक्ट क्राउन एपिसोड 12 में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चलिए पूरा फाइनल एपिसोड डिटेल में समझते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत एक शॉक से होती है। यान क्राउन संभालते ही अनाउंस कर देता है कि वो मोनार्ची को ख़त्म करना चाहता है। ये सुनकर रॉयल फैमिली और कैबिनेट दोनों हैरान रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हिजू और हायून की तरफ। हायून काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि यान की बात पे सब लोग कैसा रिएक्ट कर रहे होंगे, इसलिए हिजू उसको शांत रहने को कहकर सोचने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात जब वो यान से कह रही थी कि कल तुम फाइनली ग्रैंड प्रिंस से किंग बन जाओगे, तो यान कहता है कि हाँ, और तुम भी ग्रैंड प्रिंसेस से क्वीन बन जाओगी। हिजू यान से पूछती है, राजा बनते ही तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? यान हिजू का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इस रॉयल्टी को ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर हिजू शॉक रह गई थी। यान कहता है कि क्राउन से जुड़े ज़्यादातर लोगों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया अपने स्टेटस और पहचान के लिए, तो इसे ख़त्म करके उन्हें ही इस सिस्टम से आज़ादी मिलेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये सुन के हिजू बहुत खुश होती है। मतलब कि हिजू को पहले से ही प्लान के बारे में पता था और वो यान का सपोर्ट करती है। अब प्रेजेंट में यान यही बात सबके सामने उठाता है, लेकिन अब लोग कहने लगते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, पूरे नेशन का सवाल है। और प्राइम मिनिस्टर मिन इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तब यान कहता है कि मैं चाहता हूँ एक पब्लिक सर्वे हो, जिससे पता चल जाएगा पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि यहाँ सबको सिर्फ अपने स्टेटस की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ हायून हिजू को यही बता रहा होता है कि कोई भी प्रिंस यान की बात से एग्री नहीं होगा, क्योंकि क्राउन और नेशन एक साथ काम करते आए हैं और रॉयल रिलेटिव्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हिजू कहती है इसका मतलब यान अभी पब्लिक पर ही भरोसा कर सकता है, पब्लिक क्या चाहती है। फिर हम देखते हैं मीटिंग के बाद जब मेन पैलेस से निकलता है तो मीडिया उसे सवाल करने लगती है कि क्या सच में क्राउन ख़त्म होने वाला है। तब मेन सिर्फ इतना ही कहता है कि आप सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, और अपनी कार में बैठ के चला जाता है। मेन का ये स्टेटमेंट वायरल होने लगता है। वहीं तेजू और उसकी वाइफ को भी जब ये पता चलता है तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन मदर जेल में अपने फादर से मिलने जाती है, लेकिन वो गुस्सा करते हैं कि तुमने अपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अपने बेटे पर दया भी नहीं आई। तब क्वीन मदर कहती है मेरे बेटे को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरे सारे बुरे कामों के बारे में। तो उसके फादर कहते हैं क्या मतलब? तो वो कहती है सब जानने के बाद भी वो सहता रहा और चुप रहा, और आपको ऐसे ही जेल में देखकर मैं समझ गई हूँ कि उसको कैसा लगता होगा अपनी माँ को गलत काम करते हुए देखकर। मिस्टर इम्पियोंग चुप हो जाते हैं। वो कहती है अब याद रखिएगा अब से आपकी कोई बेटी नहीं है। फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और मिन के बारे में बताता है कि काउंसिल हॉल गैस एक्सप्लोजन के पीछे मिन का हाथ था और उसने जानबूझकर यान को मौत के जाल में फंसाया था। ये जानने के बाद क्वीन मदर काफ़ी बुरा लगता है उसे। जैसे ही वो बाहर निकलती है वहाँ मिन आया हुआ था। वो क्वीन मदर से आके कहता है मैं आपको पैलेस छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी यून उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। सीन कट होता है यहीं पे। दूसरी तरफ हिजू के डैड घर पहुंचते हैं। तब तेजू उनसे पूछता है कि क्या सच में ब्रदर इन लॉ ने क्राउन को ख़त्म करने की बात की है, क्योंकि वो भी वहाँ पे थे। तब उसके डैड कहते हैं तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहिए। तब तेजू कहता है अगर क्राउन ही नहीं रहेगा तो किस पोजीशन की रिस्पेक्ट होगी, और आप भी तो अभी अभी लॉर्ड बने थे। तब वो अपने बेटे को इस मामले में चुप रहने को कहते हैं। इधर रास्ते में मिन क्वीन मदर को बताता है कि राजशाही ख़त्म करने को लेकर एक और डिस्कशन होने वाला है, जहां यान राजशाही को ख़त्म करने का फ़ैसला पब्लिक पे छोड़ेगा। इस फैसले से कैबिनेट तो विरोध करेगी ही, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका विरोध करें। क्वीन मदर कहती है अब मेरे पास कोई पावर नहीं है। मिन कहता है आपके पावर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये दिखाइए कि राजशाही को ख़त्म यान करना चाहता है, एक पर्सनल एजेंडा है उसका। क्वीन मदर कहती है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? मिन कहता है क्या आप अपने बेटे का नाम अपने डैड की तरह क्रिमिनल के नाम से देखना चाहेंगे? जिसमें क्वीन मदर शॉक्ड होकर बस उसे देखती है। नेक्स्ट डे हेजोंग यान को बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मिन ने पैलेस के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, और जो भी पब्लिक का पैसा क्राउन के लिए आता था वो भी रुक गया है। मिन पैलेस की फंडिंग भी
बंद कर देता है ताकि यान प्रेशर में आकर अपना डिसीजन बदल दे। फिर यान, हीजू और हायोन ये सारी बात डिस्कस कर रहे होते हैं। हीजू कहती है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हायोन बताता है कि उन्हीं पैसों से सब स्टाफ की सैलरी मैनेज होती थी। तब हीजू कहती है तुम सब शायद भूल रहे हो कि मैं एक बहुत अमीर बिजनेसवुमैन हूँ। वो एक कॉल लगाती है और कैसल ग्रुप से पूरे साल के बजट से भी ज़्यादा पैसा क्राउन के नाम पे डोनेट कर देती है। ये बात जब मिन तक पहुंचती है तो वो इससे खुश नहीं था। इधर हीजू जब हायुन के साथ बैठकर अकाउंट्स देख रही होती है तब उसे उसकी भाभी की कॉल आती है, जो कॉल पे उसको कुछ बताती है, जो सुन के हीजू परेशान हो जाती है और अकेले ही अपनी फैमिली के पास घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इतना हैवी अमाउंट देने की वजह से कंपनी पर रेड पड़ गई है और अब इन्वेस्टिगेशन भी होगा। यहाँ हीजू समझ जाती है कि ये सब के पीछे किसका हाथ है, इसलिए वो गुस्सा करने लगती है। उसके फादर और उसका भाई सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तेजू कहता है डैड की तरफ से मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊंगा क्योंकि डैड ऐसे भी बहुत परेशान हैं। तब मिस्टर सॉन्ग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर जब हीजू जाने लगती है तो उसके डैड उसे रोक कर अपने बेटे से कहते हैं हीजू को पैलेस छोड़ के आओ, और हीजू से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना। ये सुन के हीजू को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे पहले उसके फादर ने इस तरह से उसका केयर नहीं किया था। हीजू पैलेस पहुंचकर अपने भाई से कहती है मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, और पहली बार तेजू को भैया कहती है, जो सुन के तेजू सॉफ्ट हो जाता है। और उसके जाने के बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि हीजू ने पहली बार उसे भैया कहा था। अंदर आके हीजू यान को सब कुछ बताती है। यान हेल्प करने की बात करता है पर वो कहती है वो और तेजू मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। फिर वो उसे बताती है कि आज जब वो अपने घर गई थी तो अपने भाई और फादर को मेरे सपोर्ट में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो यान से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्ट्रांग बनो ताकि मैं रिलैक्स रह सकूँ। तब यान उसके हाथ को किस करके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्ट्रांग बन के रहूँगा। तब ये सुन के हीजू हंसती है। फिर हम क्वीन मदर को देखते हैं, वो यून को सुला रही होती है। वो मिन की बातों को याद करती है कि जब उसने मिन से पूछा था कि यून को क्रिमिनल साबित करने से तुम्हारा क्या मतलब है, तब मिन कहता है कि मुझे पता है आपके हस्बैंड यान को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपने इस बात को छुपाया और यून ने भी आपका साथ दिया। जब लोगों को ये बात पता लगेगा तो आपका बेटा भी क्रिमिनल माना जाएगा। जो सुन के क्वीन मदर बहुत घबरा जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है मैं बस क्राउन को बचाना चाहता हूँ, इसलिए पहले भी सब कुछ जानते हुए चुप रहा। क्वीन मदर कहती है मैं जानते हूँ तुमने यान को मारने की कोशिश की, तुमने ही आग लगवाई थी। तो मिन कॉन्फेस कर लेता है कि उसने यान को मारने की कोशिश की थी और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर करेगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। क्वीन मदर यून को देखते हुए कहती है तुम्हें सेफ रखने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डे देखते हैं तेजू जब कंपनी जाता है, वहाँ मीडिया उससे सवाल करती है कि अब आप आगे क्या करोगे। तब वो कहता है सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं बस इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हीजू क्वीन मदर के पास उनकी हेल्प मांगने पहुँचती है क्योंकि रॉयल फैमिली अभी भी क्वीन मदर की बात सुनती है। तो वो रॉयल फैमिली से यान के फैसले को सपोर्ट करने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन क्राउन को ख़त्म करने की मीटिंग का होता है, जहां यान कहता है कि मैंने पब्लिक का वोटिंग के लिए पूछा था, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कैबिनेट के हैं, ना कि पब्लिक के। तब मीन और कुछ मिनिस्टर कहते हैं कि पब्लिक ने हमें चूज़ किया है तो हमारा डिसीजन उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यान कहता है पर हर एक पब्लिक का ओपिनियन आप लोगों में से किसी ने नहीं लिया होगा, तो आप लोग पब्लिक की जगह पे क्यों चूज़ कर रहे हैं। बस अपने फ़ायदे और रॉयल प्रिविलेज को बचाने के लिए आप सभी इसके अगेंस्ट हैं। मिन कहता है कि शायद आपको पता नहीं होगा पर हमारे देश के लिए क्राउन का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। इकोनॉमी, कल्चर, डिप्लोमेसी, इतना कहा ही था कि तभी जीजू वहाँ पहुँच जाती है और मिन से कहती है क्या यान को मारने की कोशिश करना भी तुम्हारे कल्चर का ही हिस्सा है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यान पूछता है ये तुम क्या कह रही हो। तब जीजू सभी को रिकॉर्डिंग सुनाती है जो मिन और क्वीन मदर के बीच हुई थी। इस कन्वर्सेशन में मिन ने एक्सेप्ट किया था कि काउंसिल हॉल में लगी आग के पीछे वो शामिल था। दरअसल ये ऑडियो क्वीन मदर ने उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब वो उनसे कहने आया था कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, जब क्वीन मदर अपने डैड से मिलने जेल गई हुई थी उसी समय। और जब हीजू क्वीन मदर से मिलने गई थी तब उन्होंने ये हीजू को दिया था, ये कहकर कि जब तुम मिन को सबके सामने एक्सपोज करोगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा।
हीजू भी उस टाइम ये सुनकर शॉक में थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर प्रेजेंट में यान को गुस्सा आने लगा इन सभी बातों को जानकर। उसको हर्ट भी हो रहा था। बाकी कुछ लोग मिन को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यान गुस्से में कहता है जिस किसी ने भी मिन की साइड लेने की कोशिश की तो वो भी हॉल में लगी आग का सस्पेक्ट माना जाएगा। तब ये सुनकर सब लोग शांत हो गए और मिन हैरानी से हीजू को देख रहा था। सभी वहाँ से चले गए और पुलिस भी वहाँ आ गई। हीजू हायुन से कहती है जाओ यान को प्रोटेक्ट करो। अरेस्ट होने से पहले यान और मिन अकेले में बात करते हैं। यहाँ यान बहुत इमोशनल था क्योंकि वो मिन पर बहुत ट्रस्ट करता था। वो पूछता है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब मिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हीजू से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ मिन यान को ब्लेम कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यान कहता है जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुम उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर मिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान हीजू के पास जाता है। वो काफ़ी उदास था। हाँ, हीजू यान को हक करती है। हीजू उसे समझाती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम बिल्कुल सही हो। दूसरी ओर पब्लिक वोटिंग शुरू होती है, जहाँ पब्लिक डिसाइड करेगी कि राम को रहना चाहिए या नहीं। तेजू और उसकी वाइफ भी वोट करके आते हैं। उसी रात हीजू और यान पैलेस में घूम रहे थे, तब हीजू उसे किंग ही बोल रही थी। तब यान कहता है जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, तब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। इधर हायोन और हेजोंग बस स्टॉप पर थे। यहाँ हायोन हेजोंग का हाथ होल्ड करना चाहता था लेकिन घबरा रहा था। हेजोंग कहती है मोनार्की खत्म होने की बात सुन के तो तुम जरूर सैड हुए होगे, क्योंकि पैलेस तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की तरह था। हायून कहता है ऐसा नहीं है, घर छोड़ने से फैमिली थोड़ी बदलती है। ग्रैंड प्रिंस, ग्रैंड प्रिंसेस और तुम तो मेरी फैमिली ही रहोगी। तब हैजोंग उसे कहती है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है और उसको किस कर लेती है और कहती है क्या कुछ ज़्यादा हो गया। हायून हंसता है, कहता है नहीं तो, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसी टाइम बस भी आ जाती है। दोनों कोर्ट लेडी बस में होती है। वो लोग इन्हें देख लेते हैं और वो लोग शॉक भी होते हैं और इन दोनों के लिए खुश भी। पर ये दोनों किस करने में लगे होते हैं। बस चली भी जाती है और अब फाइनली रिजल्ट वाला दिन भी आ जाता है। पब्लिक ने मोनार्की ख़त्म करने के फेवर में वोट किया था और फिर यान भी ऑर्डर लिख के उस पर अपने नाम की स्टैंप लगा देता है। सब कुछ सेट करके फाइनली मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर अब से यान एक राजा के रूप में नहीं, उसकी असली पहचान उसका नाम होगा। फिर वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बाहर आता है, जहाँ उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है। वो देखते ही उसे उसके असली नाम से बुलाती है, जो सुन के वो स्माइल करता है और हीजू की तरफ भाग कर जाता है, उसे हग कर लेता है। ये दोनों काफ़ी खुश दिखते हैं। फिर दोनों पैलेस छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तेजू अपनी कंपनी में वापस आती है सीईओ बनकर। वहाँ वो सब कुछ चेक करती है कि तेजू ने किस तरह काम किया। वो देखती है तेजू तो खुद कंपनी का मॉडल बन गया था। तभी यहाँ तेजू आता है और उससे कहता है कैसल कार्ड भी तुम संभालो। ये सुन के हीजू उसे हैरानी से देखती है, पर तभी वो बताता है कि बस कुछ महीनों के लिए चलाने दे रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो उसके साथ रह के उसकी देखभाल करना चाहता है, इसलिए उसने बस पैटर्निटी लीव ली है। हीजू ये सुन के गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना सारा काम था। फिर वो अपने भाई को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वहीं यान हायोन के साथ खाना बनाने सीख रहा था। हायोन उसे डराने लगता है कि आपको जल्दी कोई काम ढूंढना होगा, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जिसके पास कोई जॉब नहीं होता। तभी यान के पास हीजू का कॉल आता है। वो कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसलिए खाने के लिए नहीं आ पाएगी। बात करते हुए यान गलती से खाने में नमक बहुत ज़्यादा गिरा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हायोन और हेजोंग भी 3 साल पहले शादी कर ली थी। हायोन को भी पता चलता है कि हेजोंग भी काम की वजह से नहीं आ पाएगी। इससे दोनों अपसेट हो जाते हैं और खाना भी अब खाने लायक नहीं रहा था, इसलिए वो दोनों खाने के लिए बाहर जाते हैं। हायोन के हाथ में रिंग देखकर यान उसके बारे में पूछने लगता है। हायोन बताता है कि हमारी 3rd एनिवर्सरी पार हेजोंग ने दी थी। वो कहता है चिंता मत कीजिए, आप दोनों की भी 3rd एनिवर्सरी जल्दी आएगी। यान कहता है क्या मतलब आएगा, हम लोग का तो पार हो गया। हायोन कहता है पर वो तो फेक माना जाएगा, क्योंकि आप लोग की शुरुआत में तो सब कुछ फेक था। यान कहता है नहीं तो कुछ भी फेक नहीं था। हायोन कहता है आपको फिर से प्रपोज करना चाहिए और उसे प्रपोजल के आइडियाज़ देने लगता है। ये सब सुनकर यान भी सोचने लगता है
तभी उन्हें कोर्ट लेडी कॉल करके बुलाती है। इधर हीजू से मिलने उसके डैड आते हैं और फिर वो दोनों बैठ के बात करते हैं। उसके डैड कहते हैं, मैंने सुना तेजू ने तुम्हें अपनी कंपनी कैसल कार्ड संभालने के लिए दी है। हीजू हाँ कहती है। उसके डैड कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब कर लोगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हीजू अपने फादर की बात सुन के इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं वो जो भी करना चाहे वो कर सकती है, वो उसे कभी भी नहीं रोकेंगे। ये सब सुन के हीजू इमोशनल होती है और खुश भी। इधर कोर्ट लेडी ने हीजू और यान के लिए नया बेड लाया था, जहाँ वो बताती है कि वो अब भी उनके बच्चों का वेट कर रही है। वो कहती है आपकी शादी के 3 साल हो गए हैं और बच्चे की कोई खबर नहीं है, शायद इस बेड से कुछ हेल्प हो जाए। यान कहता है हीजू अपने काम की वजह से काफ़ी बिजी रहती है, इसलिए अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर वो कहती है कहीं आप में कोई दिक्कत तो नहीं है। यान ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और ये बोल के कोर्ट लेडी वहाँ से चली जाती है। यान तो बस चिल्लाते रह जाता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। हीजू काफ़ी देर से घर आती है, जहाँ यान अभी भी उसका वेट कर रहा था। हीजू उसे सारी खुशखबरी बताती है, उसकी भाभी की प्रेगनेंसी, तेजू ने उसे कैसल कार्ड की जिम्मेदारी दी, वहीं अब उसे उसके डैड का भी सपोर्ट है। और फिर कहती है कि अब से वो और ज़्यादा बिजी रहने वाली है। ये सबसे हीजू को बहुत खुश थी, लेकिन यान उदास हो जाता है। फिर जब वो सो रहे थे तो यान उससे रिंग के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर हीजू नींद में थी। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत है। यान उसे बता ही रहा था, पर हीजू थकी हुई थी तो वो सो चुकी थी। तो यान भी सो जाता है। नेक्स्ट डे यान क्वीन मदर के साथ उनके बेटे यून के लिए गिफ्ट लेने आता है। अब इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका था और ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे, जैसे वो हाई स्कूल के टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। और फिर यान हायून से मिलने उसके फ्लावर शॉप जाता है। वहाँ वो हीजू के लिए एक बुके रेडी कर रहा होता है। हायून से बात करते हुए हीजू को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था, तभी वहाँ हीजू और हेजोंग पहुँच जाती है और उसकी बात सुन लेती है। इसलिए जब यान पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसे देख के शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने रिंग के बारे में सुन लिया। तब हीजू कहती है हाँ, और हंसने लगती है। फिर यान हीजू को बुके देता है, जो हीजू को बहुत पसंद आता है। दोनों घर आ जाते हैं। हीजू कहती है तो तुम कल प्रपोज करने के लिए रिंग की बात कर रहे थे, पर ये दोबारा क्यों करना, हम लोग की तो शादी हो चुकी है। यान कहता है उस टाइम तुमको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए मैं फिर से करना चाहता हूँ। तब हीजू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम्हारे लिए उसी टाइम फीलिंग आ गई थी, पर शायद तुम्हें नहीं आई थी। ये बोलकर वो खुद गुस्सा हो जाती है, तो यान उसे मनाने उसके पीछे पीछे आता है और फिर यान के पूछने पर वो फ़ैन खोलकर वही सीन क्रिएट करती है जब पहली बार हीजू ने उसे शादी का प्रपोज़ल दिया था। ये देखकर वो स्माइल करता है। हीजू उससे बताने कहती है कि उसने हीजू को कब से लाइक करना शुरू किया, तो यान कहता है शुरुआत से, जब पहली बार तुमने अपना नाम बताया था, मतलब कि उसी दिन से जब हाई स्कूल में हीजू आर्चरी ग्राउंड रात में आई थी, तभी से वो हीजू को लाइक करता था। यान उससे कहता है तुम अंधेरे में बिल्कुल एक चमकते सितारे की तरह थी, जिसके पीछे मैं जाना चाहता था। तुम स्कूल में इतनी फेमस थी, तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बातें हमेशा सुनता था। ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा था शायद हम लोग फिर से मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने तुम्हें रॉयल बर्थडे बैंक्वेट में देखा, तब मैं सरप्राइज रह गया था। हीजू कहती है और फिर तुम मेरे पीछे आए। यान कहता है हाँ, और आके हीजू को किस कर लेता है और कहता है हाँ, जितनी जल्दी हो सका आ गया, ताकि फिर से तुम्हें खो ना दूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यान एक म्यूज़ियम में गया था, जहाँ पैलेस का सारा सामान रखा हुआ था और ये बहुत फेमस हो चुकी थी, टूरिस्ट भी यहाँ आते थे। वहाँ वो अपना रेड गाउन देख रहा था। यान उसको देखकर सोचने लगता है जब मुझे ये चाहिए था तब मुझे नहीं मिला, और जब मिला तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर फिर भी वो बहुत खुश था। फिर हीजू आती है, लेकिन काम की वजह से वो लेट हो गए थे, लेकिन यान को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस लाइफ से बहुत खुश था। नेक्स्ट डे वो दोनों बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, जहाँ हायोन और हेजोंग भी आए हुए थे, जहाँ अब यान हीजू की तरह अपनी पसंद की जर्सी पहन सकता है। दोनों जर्सी पहनकर स्टेडियम पर पहुंच जाते हैं अपनी टीम को चीयर करने। आखिर में यान और हीजू एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं, ना कोई रॉयल प्रोटोकॉल, ना पॉलिटिकल प्रेशर। यहाँ एक बार फिर से किस कैम इन दोनों पे आ जाता है। सब लोग चीयर कर रहे होते हैं किस करो किस करो, फिर दोनों किस कर लेते हैं। इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हम जल्दी मिलते हैं किसी और ड्रामा के साथ, तब तक बाय बाय।